बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में कैनॉट प्लेस में हाजिर हूं भैया जी कहीं के एक शो में। और इस शो के माध्यम से वो तमाम सारे लोग अपनी बात, अपनी जगह को रिप्रेजेंट करते ही हैं, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, वो तमाम मुख्तलिफ जो जिनसे ये पूरी देश राष्ट्र की और राष्ट्र की चेतना का निर्माण होता है, वो तमाम सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रतिबिंब के तौर पर देखने को मिलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार से, सिवान से हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी जगह है सिवान। तो देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती है। प्रणाम भैया। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। आपके लिए बहुत सुंदर मैं तोहफा लेके आया हूँ। ये किताब है। आप ही ने लिखा है? आप ही ने लिखा है? जी भैया, हमने लिखा है। अच्छा अच्छा, चल। लाफिंग बुद्धा नागेश्वर दास जी। अरे वो जो आप चुनाव में एक बार मुझे मिल चुके हैं, तो ये वेशभूषा बदल ली आपने? भैया आपने 7 साल पहले मुझे यहीं बुलाया था। बाप रे बाप, बड़े बड़े विचित्र लोग। देखिए किताब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने कहा बहुत सारे लोग। बाबूजी कहाँ से आना हुआ आपका? रोहिणी सेक्टर 15 से। रोहिणी सेक्टर 15 से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आए आप? मैंगलोर से, कर्नाटक। ओए आइए, कम क्लोजर, यहाँ आइए मेरे पास। मैंगलोर से हैं जी। ये बैंगलोर नहीं, मैं कह रहा हूँ मैंगलोर, केरल का बॉर्डर है। और मुझे सौभाग्य मिला 2 बार मैंगलोर में शो करने का भी। मैं वहाँ पे रहा हूँ, गया शो करने के लिए। चुनाव, कर्नाटक का चुनाव कर रहा था, तो वहाँ जाना हुआ मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। कुछ कहना चाहते हो? वांट टू से समथिंग? यू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। आप सोचेंगे कि आप, मुझे नहीं मालूम, आपने इसमें बहुत सारे लोगों ने नुमाइश नहीं देखी होगी, लेकिन मेरे बचपन में मैंने नुमाइश देखी है और मुझे सौभाग्य प्राप्त है। उसमें एक प्रोग्राम होता था वाटर ऑफ इंडिया का। उसमें यह था कि वो जो जग था उसमें पानी कभी खाली नहीं होता था। पानी में 2 तल्ले होते थे उसमें, एक्चुअली में तो जग में वो एक पानी भर जाता था, फिर वो निकाल देता था। वैसे ही हमारे पास भी वाटर ऑफ इंडिया है, जग में पानी हमेशा। कोई बात नहीं, ये शो ही ऐसा है, इसमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत। मुझे मालूम है कितने डिग्री कहां तक घुमाना है, उसके बाद कहां चुप हो जाता है आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। और सिवान से जो आए हैं, और आप भी बिहार से ही हैं, वो सिवान से ही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का शो का जो मुद्दा है वो भी बिहार से ही है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार की राजनीति जो है गरमाई हुई है। चुनाव होने, ऑफकोर्स चुनाव होने, और भूमिका तय की जा रही है। और वो ये कहते हैं कि, विपक्ष ये कह रहा है वहां पे कि क्योंकि चुनाव होते हैं इसीलिए वो यहाँ बार बार आते हैं। तो सबसे पहले तो जो विपक्ष ने आरोप लगाया है, तो पहले तो एक कांग्रेस का, बीजेपी के पास आता हूं जी। बिहार वासी उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि साहब ये पलायन कब रुकेगा? क्यों बिहार की जनता दूसरे राज्यों में जा जाकर नौकरियों के लिए दर दर भटक रही है? क्यों सिर्फ और सिर्फ विकास तो होगा गुजरात में, लेकिन शर्म जाएगा बिहार का, ऐसा क्यों? और पूछा जाएगा उनसे कि आप भाषणबाजी कर जाते हैं लेकिन उन वादों को निभा के नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने 200 भाषणों को सुनेंगे मोदी जी, तो उनको खुद शर्म आ जाएगी कि उन्होंने कितने वादे कर दिए लेकिन बिहार वासियों को एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। और महंगाई पर भी सवाल पूछा जाएगा, रोजगार पर भी सवाल पूछा जाएगा, और लगातार जो धाए धाए करके जो गोलियां चल रही है ना, लॉ एंड प्रशासन पर भी सवाल पूछा जाएगा। आप बिल्कुल नीतीश कुमार जी से भी सवाल पूछा जाएगा। और ये जो नेशनल दामाद आयोग जो उन्होंने बना रखा है, और नेशनल दामाद आयोग ही क्यों, उन्होंने तो मेहरारू आयोग भी बना रखा है, उन्होंने तो जमाई आयोग भी बना रखा है, और अब एक और भी बना है, पापा की परी आयोग भी। ठीक है, ये सवाल जो हैं कांग्रेस के हैं और विपक्ष के, कहना चाहिए INDIA के। जी जनाब आली। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये जो दामाद आयोग चिल्ला रहे हैं, वो ससुराल पार्टी के लोग हैं जो कि अपनी बपौती बिहार को समझ रहे थे। अब आप समझिए कि MLC के पद अपने साले को बांट दिए,
अपनी पत्नी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, खुद वो सांसद रहे, उनकी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वो विधायक कौन, नेता प्रतिपक्ष कौन, और साथ में बिहार के जब बनाने पे आए तो उप मुख्यमंत्री कौन। तो ये जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं, उनको पहले ये पूछना सोचना चाहिए कि उनकी गिरहबान में कितनी कालक है। राइट, मैं आया जी, मैं आता हूँ जी, मैं आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि सांसद तो जनता चुनती है, लेकिन इनको ये नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से नॉमिनेट करके आप किसी को भी चुन रहे हैं, तो ये तो सिर्फ नेशनल चुने हुए लोग भाई, जिन्होंने नाम हमने बताया तीनों लोग चुने हुए लोग। नहीं, ये तो दामाद आयोग के ही तहत चुने गए हैं। इनमें कोई काबिलियत क्या बिहार की जनता में नहीं है? और लोग हैं जो आम लोग हैं, उनको क्यों नहीं चुन सकते हैं? लेकिन अच्छा, ये सवाल आप पूछ रही जो राबड़ी देवी के मतलब इंतजार ना कर पाई, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, ये सवाल आप पूछ रही हैं। ये है जनता चुनती है उनको, लेकिन यहाँ तो एनडीए से रिश्ता होना जरूरी है। अगर आप एनडीए का हिस्सा नहीं है तो आप नहीं चुने जाएंगे। राइट, तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। देखिए, जब कांग्रेस ये सब बातें करती है तो ऐसा लगता है कि जैसे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये हालत है कांग्रेस की। जो कांग्रेस की पार्टी ही परिवार पे टिकी हुई, परिवार, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका वाड्रा जी, कितने जी आएंगे, मतलब पूरा उन पे। राहुल जी को तो आप जन्मदिन की बधाई दीजिए पहले। जन्मदिन की बधाई हो, 55 साल की युवा को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई है। चिर युवा, बस नो उसके कमेंट नहीं होगा। वो यशस्वी हो, आगे बढ़े और कांग्रेस कैसे पतन की ओर लेके चले, हमारे लिए अच्छा रहेगा। देखिए, दूसरी चीज है, जब वो तेजस्वी यादव जी, बस सिंपल सा बस इतना पूछना चाहता हूँ, आपका बड़ा चैनल है, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी जी अपने घर का पता तो बता दें भाई। अगर कोई कलर का भी फॉर्म भरता है तो अपने उसमें लिखता पिता का नाम, माता का नाम, सबका नाम लिखता है, पता तो बता दें। तेजस्वी यादव जी के पिता कौन नहीं बता रहे होंगे? लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे 1990 से 2005 तक, उनकी माता जी मुख्यमंत्री थी। मतलब 118 नरसंहार का हिसाब वो देने नहीं आएंगे, वो नहीं देने आएंगे। आईआरसीटीसी घोटाला के जवाब देने नहीं आएंगे, सुजाता टेंडर का वो जवाब नहीं देने आएंगे, कि लैंड फॉर जॉब का जवाब देने नहीं आएंगे। और मजेदार चीज है, अरे खुद तो मॉल और लैंड के केस में खुद तेजस्वी जी फंसे पड़े हुए हैं। वो परिवार जिनमें इनके मामा जी सुभाष जी कहां, चंपा देवी के एमएलसी बना दिया, और पता चला कि चंपा देवी से पत्रकारों ने पूछा कि एमएलसी होता क्या है। ये तो इनके परिवारवाद का हाल है। लेकिन लालू जी ने प्रदेश की जनता को ठगा, अपने समाज को ठगा, अपने कहते बिरादरी को भी ठग लिया। आज वही दोनों बेटों के बीच में हो रहा है। तेजस्वी जी ने तेज प्रताप यादव जी की राजनीतिक हत्या कर दी, उनको पार्टी से निकलवा दिया। तो जो आपने किया था पार्टी के प्रदेश की जनता के साथ, वो आपके परिवार के अंदर हो रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता, बिहार की जनता आपसे मांगेगी हिसाब, उस जंगल राज का हिसाब मांगेगी। राइट। तो वो कहते हैं कि आप मुझसे जंगल राज के बारे में कहते हैं, और मेरे घर के बाहर गोलियां चली, तो ये कौन सा राज है? क्योंकि आज उन्होंने इस बात के लिए ट्वीट किया, जो ऑफ कोर्स पहले कांग्रेस को दूंगा। ये राक्षस राज है कि किस तरीके, ये कौन सा राज है? राक्षस राज है, जंगल राज नहीं है, ये राक्षस राज है। क्योंकि आप देखिए कि एक पूर्व उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, और इससे पहले भी उनके काफिले पर ट्रक से हमला हुआ। उनको क्यों सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जब सवाल पूछा जाएगा, जब आरएसएस के चीफ को, जो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, आप उनको सुरक्षा देते हैं, तो आपको एक पूर्व मुख्यमंत्री को सुरक्षा देनी चाहिए। ये सवाल बिहार वासी लगातार पूछेंगे, और चुनाव में वोट की चोट से इनको जवाब देंगे। देखिए, जितने बमबाज थे, अभी भाई ने सिवान का नाम लिया ना, शहाबुद्दीन के साथ मोबाइल फोन पर कैसे लालू जी बात किया करते थे, तो जितने बमबाज हैं वो तो तेजस्वी यादव जी के साथ जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने क्या किया, कैसे, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। ये बिहार की पुलिस है, एनडीए सरकार की पुलिस है, डबल इंजन सरकार की पुलिस है, कि बमबाज कहां थे, कैसे बम फटा, क्या हुआ, कैसे हुआ। सारे बमबाज तो उन्हीं के साथ थे, ये तो सब विदित है भाई। सिवान का सबको पता, शहाबुद्दीन का किससे किससे बात हुआ करती थी। 118 नरसंहार को अजीत सरकार एमएलए थे। मतलब सोचिए, एक एमएलए की क्रूर हत्या होती है, एक आईएएस की पत्नी का रेप होता है, उसकी नौकरानी का रेप होता है, और लालू जी की पुलिस कभी भी एफआईआर नहीं लिखती थी। एक कलेक्टर को मार दिया जाता था, एफआईआर नहीं लिखा जाता था। लालू जी का जंगल राज, जब वहां के लोग सोचते हैं ना, डर के मारे कांपते हैं, ये जंगल राज उनका था। और ये दलितों को उत्थान के, अभी फोटो आई है कुछ दिन पहले, लालू जी ऐसे बैठे हो अम्बेडकर जी के अपने चरणों में रखे हुए, शर्म नहीं आई? मुझे बहस हटाना पड़ेगा, मुझे मालूम है। डिबेट अपने बिल्कुल एकदम क्लाइमेक्स की तरफ जी बढ़ रही। जी ऑफ कोर्स, आम आदमी पार्टी जनाब। देखिए प्रतीक भाई, कितनी बड़ी विडंबना है कि भाजपा के प्रवक्ता ने इतने सालों के
जो है लालू राज के बारे में तो बताया, लेकिन 20 साल से जिस गठबंधन में नीतीश सरकार के साथ वो लोग सरकार चला रहे हैं, उस सरकार की एक उपलब्धि नहीं बता पाए अभी तक। और जवाब क्यों नहीं देना पड़ेगा जब रैलियों में जाकर भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बिहार की जनता को कितने लाख करोड़ का पैकेज दूं, 1 लाख करोड़ का दूं, 2 लाख करोड़ का दूं। इस बात को 10 साल हो गए हैं और एक फूटी कौड़ी अगर आज बिहार की जनता के लिए दी गई हो तो बताइएगा। जनता की जो बिहार की जनता है वो ये मांग कर कर थक गई कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अनेकों स्तर पर इस बात को उठाया गया, बार बार हर स्तर पर मोदी सरकार द्वारा ये कहा गया कि जल्दी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन आज 11 साल राज्य केंद्र में सरकार होने के बावजूद, राज्य में गठबंधन की सरकार होने के बावजूद दिया क्या? ठेंगा। आज आपको जवाब, जब चुनाव का समय आ रहा है तो जवाब देने पड़ेंगे। इन चुनाव में जवाब देने से आप नहीं बच पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि 20 साल के अंदर बिहार को डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया, तो मैं इनको याद दिला दूं 2005 में जब बिहार के अंदर अंतिम साल था लालू प्रसाद यादव जी का, तो बिहार की जो जीडीपी थी, जो उसकी ग्रोथ रेट थी 0.6% थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं देश को। उसके बाद 5.5% के अगले ही साल नीतीश सरकार बनने के बाद बिहार ने ग्रोथ रेट पाई और आज कितनी है? 14% से ऊपर है। बिहार जिस समय 2005 के अंदर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी जरा पूछ लेंगे, 8,000 रुपए थी। आज कितनी है? 68,000 रुपए से ऊपर है। और एक और बात, ये बात कर रहे हैं कि क्या दिया? अरे बिहार के अंदर अपहरण उद्योग था, जिसको भी चाहेंगे कब्जा कर लेंगे, जहां भी चाहेंगे प्रॉपर्टी कब्जा लेंगे, जिसको भी विरोधी ले लेंगे। एक और बात, आज बिहार में इन्हीं के कांग्रेस के नेता है ना कन्हैया कुमार, आप सबको याद होगा क्या कहा उन्होंने? अरे ये भैया जो एक्सप्रेस वे बन रहा है वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पानी कब्जाना चाहते हैं बिहार का। कैसे ये बात कर रहे हैं? 38 स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज का दर्जा आज बिहार में दिया गया है। और मैं बता दूं, सुनिए, 10 एक्सप्रेस वे इस समय बिहार की धरती पे बन गए हैं और उस पे बिहार भाग रहा है। प्रतीक भाई, जो इन्होंने दावे किए, जो इन्होंने यहाँ आंकड़े दिए, उसके लिए भारत सरकार के अगर खुद के ही आंकड़े देख लेंगे तो भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको पीछे ले जाने में जिन 2 राज्यों का आज की तारीख में जिन राज्य सरकारें नाकाम रही हैं, उनमें सबसे बड़ा हाथ उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार का है। बंगाल जी, वो जो आप सोच बताइए। मैं बता रहा हूँ आपको याद होगा, आप देखिए आपको याद होगा परसों की बहस में भी इन्होंने कहा था, जब मैंने हाईवे को मापने का पैमाना बताया था कि बदल दिया गया, इन्होंने सोर्स पूछा था। मैं आपको बता रहा हूँ 9 नवंबर 2018 की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और अगर उस रिपोर्ट में दावा ना हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अब जहां तक ये बात आई है, आज बिहार में सबसे ज्यादा जंगल राज है, आज बिहार में अपहरण की संख्या सबसे ज्यादा है, आज बलात्कारों के केस की संख्या सबसे ज्यादा बिहार में है, दलितों पर अत्याचार के केस की संख्या सबसे ज्यादा जो है वो बिहार में है। आप अगर इतने सालों तक केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में शामिल थे तो आप इस जिम्मेदारी से कैसे बच पाएंगे? जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, भाई ने आंकड़ा कोट करते करते किसी पेपर का नाम ले लिया और कोट किया। अरे बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स भी बने हुए हैं, छोटा सा गड्ढा देखें टाइम्स को, किसी पेपर का मैं नाम नहीं, छोटा सा गड्ढा बना ना, इसको मोबाइल पे जूम करके बड़ा बड़ा दिखाते हैं। बताता हूं क्या मिला है। इस डबल इंजन सरकार नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की सरकार ने क्या दिया? जंगल राज से बिहार को मुक्त कराया, सुशासन की तरफ दिया, दरभंगा के एम्स मिला, बिहटा के एयरपोर्ट मिलता है। आज एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? 5500 बेड का पीएमसीएच बन रहा है, 5500 बेड का पीएमसीएच बन रहा है। 6 से ज्यादा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम के थ्रू मिला, 13,000 से ज्यादा मेगावाट का प्रोडक्शन बिजली का हो रहा है। 38 जिला में 8,000 ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होती हैं, वहां की क्षेत्र पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट होती है। कॉमन सर्विस सेंटर दिया गया, वहां पे हर क्षेत्र में ग्रामीण बैंक दिया गया। 6,000 से ज्यादा माध्यमिक विद्यालयों का नवीनीकरण किया गया, 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेजों के नवीनीकरण नए बनाए गए। आप कहते हैं विकास को क्या मिला? वहां पे मिलता है 3 लाख से ज्यादा टीचर की भर्ती की जाती है, 12 लाख सभी कैबिनेट ने 2024 में प्रूव किया सरकारी नौकरी देंगे। और आपने क्या दिया था? गुंडा राज, जंगल राज। अरे गजब की बात करते हैं। कांग्रेस से वामपंथ से नफरत करती थी और लालू यादव कहते थे कांग्रेस से नफरत करती थी। आज वामपंथ चढ़ बैठा कांग्रेस पर, कांग्रेस चढ़ बैठी लालू पे। सेकंड राउंड जी,
सिवान के आंकड़े को ही ले लीजिए। देखिए शहाबुद्दीन के सिवान के बताइए। शहाबुद्दीन के समय को याद बड़ा जोर शोर से दिलाया जा रहा है। पिछले 40 दिनों में सिवान में दिन दहाड़े 13 मर्डर की घटनाएं घटी है। वहां पर 19 आपराधिक घटनाएं घटी हैं। 13 में से 10 घटनाएं दिन दहाड़े घटी है। वहां पर बिहार पुलिस के आंकड़े दे रहा हूं सर, एकदम एक भी आंकड़े गड़बड़ हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं मैं। दूसरी चीज, अगर ये तो सिवान की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी, और उसमें भी कुछ हत्याएं जो हुई हैं वो डकैती के संदर्भ में, अपहरण करने के संदर्भ में। तभी मैं मैथिली जी को कह रहा था कि भाई अब तो अपहरण उद्योग का भी जो है कि उसका आधुनिकीकरण हो गया है उसका बिहार में। अब आप सोच के देखिए कि बिहार का जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वो आपको बताना पड़ेगा कि वो बेहतर समय था या ये बेहतर समय, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। देखिए बिहार का जो सबसे बेहतर समय रहा है वो उस समय रहा है जिस समय की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहा और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। 17 महीने का जो ये समय रहा वो बिहार का गोल्डन पीरियड रहा। बिहार में रोजगार की बहार थी स्वर्णिम ढंग से। देखिए बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, बिहार के लोगों को पलायन से मुक्ति चाहिए, ये नहीं। राइट मुझे जानना था कि आखिर कौन सा टाइम आपको लगता है। जी बिलाल जी आप ही बचे, उसके बाद डिबेट ओपन है। जी आइए। सभी लोगों ने अपनी बात कही, आप भी अपनी बात कहिए। मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं पसमानदा मुसलमानों से आता हूँ तो कल एक बड़ी हैरत की बात हुई। हाँ जी। वो मुसलमानों को वोट बैंक मान रखा है लालू यादव जी ने और इनके परिवार वालों ने। वोट तो हमारा है और राज करें ये, प्रतिपक्ष के नेता बने इनके परिवार के लोग। एनडीए की परिभाषा इन्होंने दी है, नेशनल दामाद आयोग, जैसी जाकी दृष्टि वैसी वाकी सृष्टि, क्योंकि ये लोग ऐसा करते आए हैं। अब ये बताइए जो मुसलमान है वो सिर्फ इनका बंधुआ मजदूर है क्या? वोट इनका और वोट हमारा और राज इनका। मकान बनाए हम, रहे ये लोग, जूता सीले हम, पहने ये लोग, और वोट हमारा और सत्ता इनकी। तो भैया ये दूर से मजा लेना, पास मत आना। दूर से मजा लेना। मुझे मालूम है बिहार का चुनाव है ये, और बिहार का चुनाव बहुत मजेदार इस बार होना है। एक मिनट, यू हैव टू वेट, यू हैव टू वेट। हाँ जी आइए, पूरी बात करिए उसके बाद। सर चुनाव जो है वो लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन चुनाव के अंदर क्या किया है कि इन्होंने, लालू यादव जी हों, ये अपने जो है जो भी मुसलमानों के हितैषी बनते हो, मैं आपके मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से, धारा 341 पर ए मुसलमानों के हमदर्दों, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रीय आरजेडी हो, हाँ। तो मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान ने करवट बदल ली है। अब तुम डराओगे, धमकाओगे, हम धमकने वाले और डरने वाले नहीं है। हमारे वोटों पर तुम्हारी राजनीति नहीं चलेगी। बिलाल साहब बस बिल्कुल आप ही का इंतजार कर रहा था सारा मुसलमान, आपने बोल दिया तो बिल्कुल करवट अब बदल लेगा, बिल्कुल इंतजार कर रहा था मैं। हाँ। और अब हम जो है बदला लेंगे। नहीं मुसलमान नहीं भाई, मुझे तो बस सिर्फ पता करना था कि कहाँ पे कौन सी रोटी पड़ी हुई है तावे पे। तुम्हें बोलना है, आज बोलो। बिहार में बहार है, फिर एनडीए की सरकार है। वो दिन याद करो जब 5 बजे के बाद लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी। आज वो जंगल राज खत्म करने वाले, आज बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में गंगा जमुना बह रही है, बिहार में हाईवे बह रहा है, बिहार में एम्स बह रहा है। तो दिल दुख रहा है इन एनडीए की ये जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ नाम जो है ना इंडिया गठबंधन, ये इंडियन आतंक। ठीक हाँ जी, मैं आया बिहार से, आए सिवान से। हम देख रहे हैं पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों को। हाँ देखिए, आप रिपोर्ट किधर करेंगे? हम देख रहे हैं कंपैरिजन जो हम कर रहे हैं। हाँ। 5 साल जो नीतीश कुमार जी ने जो सरकार चलाई वो बहुत अच्छी चलाई, जो शुरुआती चला इनकी सरकार थी। लेकिन उसके बाद जो उनका जो कार्यकाल रहा वो थोड़ा ढुलमुल तरीके से रहा। और जो तेजस्वी जी के साथ इन्होंने गठबंधन किया उसमें भी ये अपने आप को दबे हुए और तरह तरह के बने पिछले हुए महसूस हुए। आज वे पूरे स्वतंत्र हैं और खुले दिल से जितनी बहालियाँ हो रही है, शिक्षक की बहाली हो रही है, अभी जी बहाली की घोषणा की है, लाइब्रेरियन की बहाली की जो घोषणा। क्या काम करते हैं आप? हम शिक्षक है, पत्रकार भी रहे हैं। पत्रकार है नहीं अभी वर्तमान में क्या है? टीचर है। तो अच्छा किया आप टीचर हो गए। हाँ पत्रकार, हाँ जिला रिपोर्टर नहीं बहुत अच्छा, बहुत कोई चैनल के भी हो आप, बहुत अच्छा काम किया आपने। और अब आप शिक्षक हो गए, पत्रकारिता छोड़ दी आपने, बहुत बढ़िया किया। कुछ ऐसा ही था तो बताओ हम भी।
भाई देखिए, इस बार का बिहार का जो चुनाव है वो जनता बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। जनता को इस बात का इंतजार है कि जो लोग बिहार के लोगों के डीएनए को खराब बताते थे, अब वो किस मुंह से जाकर बिहार की जनता से वोट मांगेंगे। जिन लोगों ने ये कहा था कि हम मरते मर जाएंगे लेकिन दोबारा एनडीए के गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो लोग अब किस मुंह से जाकर वहां पर वोट मांगेंगे। इस बात के लिए पब्लिक जो है वो बिल्कुल तैयार बैठी है। पब्लिक इस बार वेट कर रही है कि जैसे ही इस तरीके के लोग जो पिछले चुनाव में उनके सामने इस तरीके की बातें लगकर लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट ले गए, इस बार जनता पूरी बेसब्री से इंतजार कर रही है। और इस बार जनता ऐसा जवाब देगी जो इतने साल से 20 साल से वहां कुशासन चल रहा है और ऊपर और नीचे जो गठबंधन की या ठगबंधन की सरकार चल रही है, उस ठगबंधन की सरकार को इस बार बिहार की जनता ऐसा जवाब देगी कि ये सरकार जो है दोबारा राइट इधर आया देखिए, मैं आ रहा सुई तो सुई, छल्ली कहे कि तेरे पेट में छेद। ये लोग जो कहते थे मैं कसम खाता हूं अपने बच्चों की, मैं गठबंधन नहीं करूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो लोग यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। एक और चीज, ये बिहार की बात कर रहे हैं, मैं जनता से कहूंगा एनसीआरबी का डेटा उठा ले। टॉप 10 राज्यों में भी नहीं है बिहार अपराध के मामले में। बिहार के अंदर आज की डेट में जितना ज्यादा क्राइम कंट्रोल्ड है वो कभी नहीं रहा। एक और बात मैं कांग्रेस पे कहना चाहता हूं, कांग्रेस की स्थिति इस समय में न 3 में है न 13 में है, पिछलग्गू पार्टी हो चुकी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज देश के हर राज्य में अंडा होती जा रही है। और उनके जो नेता है वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं जनता देख रही है। पानी चुरा लेंगे, अरे भैया सड़कें खुदवाओगे। बिहार में जंगल राज का खात्मा केवल और केवल नीतीश जी और नहीं एक मिनट, जब माइक हटा लिया करे तो चुप हो जाया करिए। ये वोट तो बिहार का, लेकिन विकास गुजरात का। और ये कह रहे हैं एनसीआरबी का, क्योंकि सारी फैक्ट्रियां, नहीं सुनिए बीच में सारी फैक्ट्रियां कहाँ लगी हैं? गुजरात में। गुजरातियों को ही सब कुछ मिल रहा है, तो सवाल पूछा जाएगा ना कि आप जो है श्रम जो लेबर तो लेंगे बिहार का। इसलिए कह रही हूँ। दूसरी बात, एनसीआरबी की बात करिए इन्होंने, इनको इनसे पूछिए। मैं आ रहा। देखिए भाई, आप बिहार के हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपके बगल वाले प्रदेश के हैं, लेकिन मैं बिहार में जितना घूमा हूं बहुत कम नेता भी घूमे होंगे। और बिहार में मैं ये कह सकता हूं, मेरे शो में बिहार का वही महत्व है जैसे दाल में नमक का। नमक खत्म, दाल आप खाएंगे नहीं, तो मैं उसको इतना महत्व देता हूं। लेकिन मैं एक बात आपसे अवश्य कहता हूं, मैंने पिछली बार कहा था आपसे, लेकिन अगर आप श्रम का, मुझे मालूम है पूरी दुनिया में आपके श्रमिक आपके लोग मौजूद रहते हैं, लेकिन चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे वो सरकारी नौकरी, आप प्राइवेट नौकरी को हे दृष्टि से देखते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कहते हैं कि वहां पे गारंटी नहीं है, लेकिन वो तमाम सारी चीजें जब ये कहती हैं कि वहां फैक्ट्रीज नहीं है, वहां पे ये नहीं है, वो गुजरात से आप पैरामीटर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको भी सोचनी पड़ेंगी। प्लीज कंप्लीट, क्योंकि कांग्रेस अभी पूरा नहीं कर पाई है, उसको करने दीजिए। देखिए, इन्होंने एनसीआरबी का नाम लिया, एनसीआरबी का डाटा कहाँ है बताइए ना। 2022 के बाद सरकार को देना चाहिए था, क्यों नहीं दे पाए? क्यों? इसकी रिपोर्ट नेट पे है, आप अवेलेबल है, आप जाइए और सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से बिहार में जंगल राज का खात्मा हुआ। एक और बात, ये एक होती है कूटनीति और एक होती है झूठ नीति। ये लगातार झूठ का कूटनीति और झूठी नीति। जी मुझे ये बताइए, कहाँ से आई? नागपुर से। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना जी। कैसे आना हुआ इधर? बेटे की पढ़ाई के लिए आए थे। बेटे की पढ़ाई के लिए आए थे, एडमिशन हो गया? जी वेरी गुड। जी सर, मैं दोनों जनों का एक बार जवाब दे देता हूँ, कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का भी। पहली बात तो कांग्रेसियों की इमारतें ढह गई, नींव खतरे में है, और जब कोई मुद्दा मिलता नहीं तो संविधान खतरे में है। एक बात आप जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी, और जब नीतीश कुमार एनडीए की अलायंस हुई फर्स्ट टाइम 2005 में, नीतीश कुमार सीएम बने, फर्स्ट टाइम में जो मास्टर साहब ने बोला बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल तूफान रफ्तार में काम हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार के राज में थोड़ा सा काम स्लो हुआ। और जो पत्रकार साहब बोले हैं कि 17 महीने का कार्यकाल है, साहब आप लालू यादव का नाम लो, आपके चरण पढ़ता हूं मैं, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि जिसका बाप प्रधानमंत्री उसी का बेटा प्रधानमंत्री बने। मैं तेजस्वी यादव के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूं। जो काम करेगा वो जीतेगा, चाहे वो कोई भी दल, किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो सकता है। तीसरी चीज, जो आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता है वो आम आदमी नहीं, बदनाम आदमियों की पार्टी है। आई वोंट टेक इट, नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। एक बात ध्यान में रखिए, आप कुछ भी हो, बहुत बड़े विश्लेषक हो सकते हैं,
लेकिन किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के खराब करना या गलत करना नाम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल संयम होके, संयम नहीं, आप जनता हो चाहे नेता हो, संयमित होके बोलेंगे तो मैं लूंगा, अन्यथा जोर से बोलिए माफी। अगर मेरे शब्द से किसी को अगर नहीं माफी तो मैं माफी मांगता हूँ। दूसरी चीज कि जब जंगल राज था तो सरकार थी यूपीए की, जिसमें यूपीए को बेवकूफ, उस टाइम पे कांग्रेस और आरजेडी की अलायंस चलती थी। वहां पे उन्होंने सही बोला कि 5 बजे के टाइम में कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था। जो सड़क का तो ये बताओ, जो वो कह रहे हैं कि मेरे घर के बाहर जब गोली चल रही है तो एक सेकंड, अगर 1% ऐसा हुआ तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं इसका पूरा विरोधी हूं कि किसी के घर के बाहर गोलियां नहीं चलनी चाहिए। और अगर इसमें विफलता है तो नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपकी ढिलाई है। मैं किसी का समर्थन नहीं कर सकता, जो गलत है उसका विरोध करता हूं। लेकिन आपके यहाँ पे जंगल राज नहीं था, आपने राक्षस बोला था। आप तो अपने आप में भस्मासुर थे। हाँ जी, हमें भी सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे। मेरा एक सवाल है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था कि हमने इतने एयरपोर्ट बनाए, इतने अस्पताल बनाए, लेकिन मैं उनसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला कि जो आपने एयरपोर्ट बनाए, जो आपने अस्पताल बनाए, उसमें कितने लोग उड़े, कितने यात्री उड़ के गए, कितने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया। दूसरा क्वेश्चन कि आपने दरभंगा में अस्पताल बनाया तो वहाँ पे कितने लोग आए, कितने लोगों का इलाज हुआ, उसका भी आंकड़ा आप दे दीजिए। दूसरा कि आप फोन से देख के बता रहे हैं, आप ग्रोक से पूछ रहे हैं, चैट जीपीटी से, आप ये भी बता दीजिएगा। राइट, ठीक, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। जी, मैं जी देखिए, एक चीज तो अभी यहाँ पे कहा इधर। हाँ जी, बिहार के विकास को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन बिहार के विकास को लोगों ने एक और पैमाने पे देखा है हाल के दिनों में। वहां पे पुलों को लोगों ने बिना बाढ़ के, बिना आंधी के, बिना पानी के, बिना तूफान के गिरते हुए देखा है बिहार में। और कोई भी केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उन भ्रष्टाचारियों को खोजने के लिए नहीं गई। सर, मैं एक पत्रकार हूँ, भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी, इधर। सर, एक पत्रकार हूं मैं। हाँ। मैं तो 2 राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना करता हूं। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ आए, यहाँ पे जनता भी सहमत होगी। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, और 2005 से बिहार में नीतीश कुमार हैं, वहां के लॉ एंड ऑर्डर की तुलना कर लीजिए। मैं तो तमाम खामियों के बावजूद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बिहार के लॉ एंड ऑर्डर से मैं बेहतर बताऊंगा। 17 से आके वो परिवर्तन कर दिया। चलिए, आज माना तो इन्होंने। मैं कह रहा हूँ, मैं, लेकिन भाई बिहार तो जंगल राज में है फंसा हुआ। क्यों, इन्होंने एक बात और कही, वो टीचर कहाँ गए, चले गए। देखो, इन्होंने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, तो पत्रकार को तो ऐसे ही बोलना ही चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए। आओ इधर, तुम क्या हो, ऑटो वाले? मुझे अच्छा लगा ये कि आज विपक्ष भी बाबा की तारीफ कर रहा है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का जो सीएम है वो मजबूत है, बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। एक बार बाबा जी के लिए तालियां हो जानी चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अभी आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि क्या मुंह लेकर के तुम एक काम करो, और बहुत अच्छा सुझाव मेरे दिमाग में तुरंत आ गया। तुम्हारे लिए तो मैंने कई सुझाव दिए हैं, कोई घबराओ नहीं, ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने लिए तुम्हारे लिए मेरा एक सुझाव है कि देखो, चुनाव तो इस देश में 2 या 3 होते ही रहते हैं साल में। अपने ऑटो पे पीछे लिखवा लो कि मैं अच्छा भाषण देता हूं अब मैं भाषण देने किसी भी पार्टी की तरफ से चल सकता, किसी भी तरफ से जाओगे या बीजेपी के लिए बोलोगे? नहीं सर, जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए करेगा, हम उसके साथ हो। अगर कांग्रेस राष्ट्र के हित के लिए आ जाएगी तो हम कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या बात है? राष्ट्र, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि। चलो बात कहो। और एक बात कहना चाहता, आम आदमी पार्टी ने जो कहा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। आप क्या मुंह लेकर के दिल्ली में आओगे 2030 में? बताइए, जो शीला दीक्षित के फाइल दिखाते थे, जो गठबंधन करने के लिए बच्चे की कसम खाए थे, आज गठबंधन किससे करके जो है चुनाव भी लड़ चुके हैं। और बिहार की जनता को मैं कहना चाहता हूं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, हमको जो रोजगार देगा, जो सुरक्षा देगा, हम उसी के साथ चलेंगे। क्योंकि बिहार में हमने देखा है, यूपी और बिहार, पूर्वांचल और बिहार के लोग बीवी बच्चों को लेकर के जनरल बोगी में गुजरात और मुंबई का जब सफर करते हैं तो आत्मा को दुख होता है कि सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं इस देश में, और हमको जो है इतना मजबूर कर दिया जाता है कि जनरल बोगी बैठ करके हम गुजरात और मुंबई की खाक छानते हैं, मजदूरी करते हैं। आज ऑटो वाले की आत्मा में थोड़ा थोड़ा समाजवाद अब आ रहा है, धीरे धीरे समाजवाद की तरफ आ रहा। जी, ऑफ कोर्स बीजेपी विल, ऑफ कोर्स आप देखिए, बार बार हमारी बहन और क्या कहते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले दोनों प्रवक्ता जो है जंगल राज की बात विवेचना करते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ मत करिए। आप ये गिनिए कि 1990 के पहले इनकी सरकार थी,
1950 से लेके 1990 तक इनकी ही सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने कौन सा डेवलपमेंट किया? इन्हीं के लोग थे। अरे कुछ नहीं कर पाए। कर्पूरी ठाकुर जी को तो भारत रत्न नहीं दे पाए ये लोग। अपने तो जिंदा रहते हुए सब उठा उठा भारत रत्न दिया है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं दे पाए। और लालू जी समर्थन करते देते रहे उसी यूपीए 1 यूपीए 2 में। जिस यूपीए 1 ने इनके ऊपर केस डाल दिया, उन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न नहीं मांगा था। दूसरी चीज, अगर आप ये सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी का कॉन्टिन्यूअस रेप किया जाता राष्ट्रीय जनता दल के विधायक के बेटे द्वारा और एफआईआर नहीं दर्ज होती है। आप मजाक बना के बैठे हुए थे। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भीड़ उठा के मार डालती है, आप एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं उसके। भाई आराम से वो बोलेंगे। आप एफआईआर नहीं दर्ज करा पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात वहां के लोग जंगल राज से डरते हैं। और जाहिर सी बात, एक बात ये भी मैं कहूंगा, कम से कम योगी जी की तारीफ तो निकली, धीरे धीरे तारीफ निकलेगी आपको, क्योंकि जो विकास की बात होती है वो यहीं भी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेके गाजीपुर। बात करते हैं डेवलपमेंट कैसे होता। मैं कहता हूं इनके इंडिया अलायंस के पार्टनर उमर अब्दुल्ला जी हैं ना, उन्होंने कहा था कि चुनाव का जब पुल बना कि 150 साल से अंग्रेज नहीं बना पाए, कांग्रेस नहीं बना पाए, वो मोदी जी ने बना। राइट। मैं सिलसिलेवार इनकी बातों का जवाब बिल्कुल वेरी क्विक। आप इस बात को समझिए जो इन्होंने कहा कि जिस भारत रत्न की ये बात कर रहे थे, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे स्टेडियम को अपने नाम पर करवाने वाले आप भारत रत्न की दुआई दे रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। इन लोगों की जो नीति है, फैक्ट बताइएगा। वो वही है अभी भी, वो वही है अभी भी वही है। आप उसमें जो स्टेडियम का जो नाम था, क्रिकेट स्टेडियम का है। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग आज दिल्ली में बिहार के लोग। अच्छा चलिए, आप तो बड़े ईमानदार भाई। मैं आपको दे दूं, आपने वहीं से बात कर दी ना, तो मुझे ब्रेक में लेना था। आप तो बड़े कट्टर सच बोलने वाले हैं ना। तो ये तो फैक्ट है ना कि अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दे पाए, कर्पूरी ठाकुर को नहीं दे पाए, तो इसमें मानने में, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बिहार के हैं और बिहार का आदमी जब कहां से शुरू करेगा और कहां ले जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब तक मैं आ रहा हूं, तो धैर्य रखो ना, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने नाम लेते लेते वहां के महान विभूतियों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम भूल गए, जिनको दवा के बिना इन्होंने मार डाला। कर्पूरी ठाकुर का नाम भूल गए, जिनको भारत रत्न दे पाए। एक मिनट, ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे पाए। राजेंद्र प्रसाद जी का नाम भूल गए। बाबू जगजीवन राम का नाम भूल गए, जिनको दलित होने के नाते इन्होंने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, नहीं प्रधानमंत्री बन जाते वो। यही कांग्रेसी थे, दलित विरोधी थे। ये किसी के सगे नहीं, जिसको इन्होंने ठगा नहीं। देखिए, पॉकेट मारी की बात होती, कौन करता था? ये आदरणीय राजीव गांधी जी ने ही कहा कि 85 पैसा जाता था, 1 रुपया जाता था और 85 पैसा पॉकेट मारी कर लेते थे। कौन? इसी पंजे से करते थे। और पंजाब तो लालटेन लेके जा रहा है, और वो लालटेन में होता क्या था कि लालू जी के ऊपर पता कौन सा मुकदमा लगा है? 420 का। और लगाया किसने? इसी कांग्रेस ने 2006 में। लैंड फॉर, उसमें उसके बाद में जॉब फॉर लैंड का हुआ। बाप रे बाप, IRCTC जहां यात्री जाते हैं ना, उसमें घोटाला कर बैठे। उनके बेटे तेजस्वी यादव जी आए, उन्होंने क्या किया? मॉल में घोटाला कर दिया, मॉल फॉर लैंड। मतलब हर जगह पे घोटाले घोटाले घोटाले। मैं एक बार, अगर आपकी इजाजत हो, मैं थोड़ा लिस्ट निकाल लूं उनके घोटालों की, जो ये पॉकेट मारी करते रहे पूरे बिहार की। बिल्कुल आप निकाल लीजिए लिस्ट, क्योंकि ये नहीं, बिल्कुल आप लिस्ट निकालिए, लेकिन क्योंकि डिबेट रुकेगी नहीं, चलती। अच्छा, निकाल लिया। पशुपालन चारा घोटाला, कोबाल्ट मशीन खाद घोटाला, वन व कीटनाशक घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चरर नियुक्ति घोटाला, मेधा घोटाला, इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा घोटाला, नॉन बैंकिंग घोटाला, कृषि विभाग नियुक्ति घोटाला, अरे अलकतरा घोटाला, और बिजली बिल घोटाला, कंबल घोटाला, मतलब कुछ रोगों को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी घोटाला कर डाला। अरे गजब के पॉकेट मारी किया है तेजस्वी यादव जी ने। और वो व्यक्ति जिसका परिवार देखिए कि परिवारवाद पे बोलने वाला, मतलब गजब। एक तो था ही कि नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा जी, राहुल जी, प्रियंका वढेरा जी, अंड वढेरा जी, कहां तक चला गया। एक में पिताजी मुख्यमंत्री, बाप रे बाप, पिताजी गए। कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कोई और बड़ा नेता हो सकता था ना, या कोई और यादव नहीं था? नहीं, उन्होंने किसी भरोसा नहीं किया, राबड़ी देवी जी को बना दिया। अच्छा चलो, राबड़ी जी को बना दिया, पत्नी को बना दिया, तेजस्वी जी की माता जी को बना दिया। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना था, कोई और बनाते, नहीं बनाए, परिवार को दिया। फिर बाद में उन्होंने जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई,
करियर सेट करने की बारी आई तो उन्होंने किसी और को नहीं चुना, अपने बेटे को चुना। अरे बेटा जी, उसके बाद बेटे ने क्या किया, अरे भाई यार किसी और को मुख्यमंत्री बना देते, जिसकी राजनीतिक हत्या भी तेज प्रताप यादव की तेजस्वी यादव ने कर दी, उसको उन्होंने अपना भाई को बना दिया। फिर साले 1 सुभाष यादव, साले 2 साधु यादव, अरे और तो और छोड़ो, सरहज को भी बना बैठा। लिस्ट लंबी है। नहीं बिल्कुल होगी, बात होगी। अरे बाजी, कहां से आना हुआ आपका? सर वेस्ट दिल्ली से। वेस्ट दिल्ली से, क्या नाम है साहब? मेरा नाम अगम सिंह है सर। अगम जी क्या काम करते हैं? सर बिजनेसमैन हूँ और सोशल वर्किंग का काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। सोशल वर्किंग जब कहा तो मेरे कान तुरंत खड़े हो जाते। चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? नहीं सर, अभी तो ध्यान नहीं, बाकी जनता जैसे कहेगी आने वाले। जैसे वो गैर राजनीतिक हैं, ये इन्होंने कहा जनता दबाव बनाएगी तो आजा बाजी, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। 1.25 लाख से एक नाम था गोविंद सिंह नाम को, यहाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बाजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आगे खड़ो जी। मैं बिल्कुल युवाओं पे बात करूंगा जी। जनाब आली सर, वो बोले बीजेपी प्रवक्ता कि घोटालों की इतनी बड़ी फैले, उसके बदले में जनता इनको लाई थी सत्ता में। बिल्कुल 22 साल हो गए। हाँ। कितनी इंडस्ट्री लगाई एनडीए सरकार ने, उसमें 5 साल इनका दूल्हा फिक्स नहीं होता है। 5 साल दूल्हा स्टैंड कर जाए तो विकास हो ना। हाँ। ये तो दूल्हा बदले कि दुल्हन बदले। ऑफ कोर्स यू विल रिस्पॉन्ड, द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी। आगे आइए जी। 5 साल आपका है कि दूल्हा सेट नहीं होता। आशा करूंगा जितना इन्होंने बोला है हमें आधा बोलने का मौका। तुम अगर समय पे आओगे तो सरकार भी बन जाएगी तुम्हारी। समय से आओगे तो सरकार भी बन सकती है, लेकिन समय से आना सीखो। ठीक बात है। अभी मेरे भाई ने बड़े घोटाले गिनवाए, शायद उसमें सृजन भूल गए। एक घोटाला बिहार में सृजन घोटाला भी था, बोल लेते अच्छा होता। अच्छा, इस सब सारे घोटालों को अगर मैं मिला दूं तो एक घोटाला जो इस देश में है उसका नाम है पीएम केयर फंड, और ये देश जानता है। करवाऊंगा ऑडिट उसका, इंतजार करो प्रभु। करवाऊंगा क्या मतलब? जब आऊंगा सरकार में तो गजब। रुको, अरे नहीं, मैं तुम्हें ही दूंगा। मैं तो ये जरा थोड़ा, मैं कवर कोई नहीं, मुझे तो थोड़ा मजा लेने दो। मैंने पूछा कब, बोले जब आऊंगा। अभी आए नहीं, तैयारी है अभी। खड़े रहो चुपचाप, अभी तैयारी है। कहां से आना हुआ? गोरखपुर बाबा के। अब बस बिल्कुल बगल में ही हो, तुम भी मजा लो। और मुझे तो याद है बिहार से कितने लोग, बिहार के कितने लोग गोरखपुर में, बनारस में सेटल हुए। खड़े रहो चुपचाप, मैं आऊंगा जी। अभी मेरे भाई ने राजेंद्र बाबू का नाम लिया। जहां प्रधानमंत्री जी शाही सवारी में घूम रहे थे, महज 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर राजेंद्र बाबू का घर था। प्रधानमंत्री जी अगर गलती से उधर चले जाते, अरे वो सिर्फ कांग्रेसी नहीं थे प्रभु, आपको दिक्कत इस बात से हो जाती है कि वो कांग्रेसी थे, इसलिए आपने जाना कबूल नहीं किया। अब आते हैं, अभी इन्होंने परिवारवाद गिनवाया। बिहार में एक आयोग चल रहा है, उस आयोग का नाम है दामाद आयोग। जीतन राम मांझी जी के दामाद चिराग पासवान जी के बहनोई। और उससे बड़ी बात बताऊं, जो बिहार का दम जब तुम दामाद वाली बात कहते हो तो मुझे थोड़ी हंसी आती है, लेकिन फिर मैं कुछ बोलता नहीं। अरे आपको हंसना चाहिए और साथ में बोलना चाहिए। नहीं बोलना। मैं कहां रोकता हूं? आपको ये भी बोलना चाहिए। मैं बोलता नहीं हूं कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी दीपक बाबू की धर्म पत्नी को चीफ सेक्रेटरी है अभी, उनको महिला आयोग में जगह मिलती है। मतलब बिहार के अंदर और कोई हमारी मातृशक्ति नहीं है, इनके नौकरशाही की हद। अरे अचेतावस्था में मुख्यमंत्री जी पड़े हुए हैं। बिहार का दुर्भाग्य समझिए आप कि बिहार का मुख्यमंत्री अचेतावस्था में पड़े हुए हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, किसी के ऊपर फूल फेंक रहे हैं, किसी के जाकर के पुण्यतिथि पर तालियां बजा रहे हैं। क्या यही बिहार है? बिहार का स्वरूप क्या यही बिहार है? देखिए बिहार में क्या परिवर्तन हुआ, शायद आप लोग नहीं, ऑडियो थोड़ा बढ़ाएंगे। सरदार पटेल जी भी कांग्रेसी थे, जिनको आप नहीं पचा पाते थे। राजेंद्र प्रसाद जी की क्या दुर्गति किए थे, आप नहीं पचा पाते थे। आप अंबेडकर जी को नहीं पचा पाए, तो जाहिर सी बात है आप छोड़ दीजिए कांग्रेस का। बिहार के अंदर आप देखिए, बिहार के अंदर परिवर्तन क्या हुआ। बिहार की स्थिति 1990 से 2000, उसके पहले तो यही लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, इन्होंने क्या किया किसी को कुछ पता नहीं। 1990 से 2005 के वहां पे डॉक्टरों का अपहरण होता था, डॉक्टर बिहार छोड़ छोड़ के भाग आते थे। 1990 से 2005 के बीच में 118 नरसंहार हुआ। 1990-2005 के बीच में अजीत सरकार विधायक की हत्या हुई, एक शुक्ला जी थे विधायक, उनकी हत्या हुई, और तो एक आईएएस ऑफिसर थे, बीबी क्या नाम था उनका, गोस्वामी जी या कौन थे, वो बंगाल के थे, बीबी विश्वास जी के पत्नी का, उनके नौकरानी का रेप